हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है उसमें मैं इंडस्ट्री के मेन पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 हम वो मेन पॉइंट्स देखेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। स्टूडेंट आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव। आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड एंड PhD from Jammu University, and I have teaching experience of more than 8 years now, and my special paper is mathematical economics and econometrics. And student, this is my mobile number 8439066995। मैंने अपना मोबाइल नंबर बदल दिया है, तो अब आप इस मोबाइल नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट, दिस इज माय ऐप शिप्रानोमिक्स। इस ऐप पर अभी आपको 25% का डिस्काउंट कूपन भी दिया हुआ है सारे कोर्सेज पर, जो कि अगले 2 दिनों तक वैलिड होगा। तो स्टूडेंट 25% डिस्काउंट के साथ जितने भी कोर्सेज हैं, यूजीसी नेट का कोर्स है, ASO का कोर्स है, RPSC के सारे कोर्सेज हैं, इन सभी को आप ले सकते हो। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन में हम लेकर के चलते हैं। सबसे पहले तो कोविड-19 के कारण कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र तीनों पर प्रभाव पड़ा। केवल कृषि ऐसा क्षेत्र देखा गया जिसमें आर्थिक वृद्धि की दर जो है धनात्मक रही। उद्योग में बहुत ही बुरा प्रभाव कोविड-19 का पड़ा, लेकिन उस प्रभाव से बाहर निकलने के लिए सरकार ने बहुत ज्यादा कोशिश की। तो उन कोशिशों को सरकार ने अपने आर्थिक सर्वेक्षण में भी पब्लिश किया है। सबसे पहले ईजियर एक्सेस टू क्रेडिट। जितने भी उद्योग हैं उनको आसानी से ऋण की उपलब्धता दी गई। पॉइंट नंबर 1, जितने भी उद्योग हैं सभी को आसानी से ऋण की उपलब्धता प्रदान की गई ताकि वो अच्छे से काम कर सके। और इसमें इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम भी एक था। ठीक है, इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन स्कीम, इसको भी अभी जैसे नए बजट में इसकी समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। तो आसानी से अगर ऋण की सुविधा मिल जाती है तो कोई भी उद्योग बहुत ही बढ़िया से काम कर सकता है। दूसरा, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम टू MSME, लघु, सूक्ष्म एवं मझौले उद्योगों को क्रेडिट की सुविधा आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत दी गई थी। जब कोविड काफी पीक पर था और उद्योग काफी पिछड़ रहे थे, तो MSME खासकर लघु, सूक्ष्म एवं मझौले उद्योगों को इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के द्वारा मदद दी गई। रिलीफ टू रियल एस्टेट सेक्टर और प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव फॉर 14 चैंपियन सेक्टर। इस पर मैं वीडियो बना के आप लोगों को बता चुकी हूँ कि उत्पादन संबद्ध योजना, ये कौन सी योजना थी स्टूडेंट? उत्पादन संबद्ध योजना। उत्पादन संबद्ध योजना में, इस योजना पर मैं एक वीडियो बना करके मेरे प्लेलिस्ट में डाल चुकी हूँ। करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी में आप देख सकते हैं। ये व्हाइट गुड्स पर दिया गया था। व्हाइट गुड्स जैसे पहले के टाइम में जो भी घर की वस्तुएं होती थी, चाहे टीवी हो, फ्रिज हो, ये सभी व्हाइट कलर के आते थे। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है ये 14 इसको दी गई 14 सेक्टर्स को। तो ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स थे गवर्नमेंट के जिन्होंने इंडस्ट्री को काफी मदद किया, और इसकी वजह से इंडस्ट्री में ग्रोथ देखा जाने लगा, रिकवरी स्टार्ट हुई। और दिस पीरियड ऑल्सो सॉ बूस्ट टू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया गया। एंड स्टूडेंट, ये साल जो है इसने विनिवेश का एक नया दौर देखा, एक बहुत बड़ा दौर देखा। हमारी वित्त मंत्री जी ने पहले ही कहा था कि जिन उद्योगों को हम चला नहीं सकते उन्हें प्राइवेटाइज कर देना ही सही है, और इसके तरफ एक बड़ा कदम उठाया गया टाटा एयरलाइंस के लिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विनिर्माण उद्योग जो है हमारा, विनिर्माण उद्योग के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसमें विनिर्माण उद्योग सबसे ज्यादा अधिक वृद्धि करता है। तो विनिर्माण उद्योग में 16.3% का नॉमिनल GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड देखा गया। ठीक है, और विद द इंडस्ट्री इन 2020-21, लेकिन 2021-22 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 15.3% तक पहुंचेगा। तो उद्योग में विनिर्माण क्षेत्र सबसे अधिक दर से वृद्धि करता है, और इसके लिए ये ग्राफ यहाँ पर आपको दिया गया है स्टूडेंट। इसमें देखो मैंने अंडरलाइन कर दिया है जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, निर्माण और विनिर्माण उद्योग दोनों को हम लेते हैं तो सबसे ज्यादा देखो मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूशन है। मैन्युफैक्चरिंग का ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है? सकल मूल्य वर्धन, कि हमारे GDP में उद्योग का कितना कंट्रीब्यूशन है, और उद्योगों में भी मैन्युफैक्चरिंग का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे ज्यादा विनिर्माण उद्योग का कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद आपका
कंट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्शन का आ जाता है। और ये आंकड़े बता रहे हैं 2021 और 22 के लिए कि इसमें वृद्धि होने की सरकार ने प्रोजेक्शन रखा है कि इसमें वृद्धि होगी, क्योंकि देखो ये एडवांस एस्टीमेट है। एडवांस एस्टीमेट मतलब अग्रिम अनुमान लगाया गया है कि इसमें और वृद्धि होगी। और ये वृद्धि सरकार किस बेस पर कह रही है, क्योंकि सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए दी है, जैसे कि मैंने अभी तुरंत बताया, इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन स्कीम दिया है और बहुत ही आसानी से ऋण की उपलब्धता हो पाए, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम दिया गया है। तो इन सब से सरकार ने अनुमान लगाया है कि इसमें आगे वृद्धि देखी जाएगी। उद्योग में सकल मूल्य वर्धन में वृद्धि, देखो यहाँ पर मैंने 3 आंकड़ों को हाईलाइट किया है, 2019-20, 2021 और 21-22। यहाँ पर -1.2 पूरा, अगर हम सिर्फ उद्योग के आंकड़े देखें तो उद्योग के आंकड़े को देखने पर आपको क्या पता चल रहा है, 2019-20 जब हमारी अर्थव्यवस्था में कोविड बहुत ही तेज गति से शुरुआत हुई थी उसकी, और जब हमें पता नहीं चल रहा था कि किस तरीके से कोविड के साथ रहना है ना, अब तो हम लोग सभी सीख गए। उस समय -1.2 सकल मूल्य वर्धन जो है वो नेगेटिव जा रहा था। 2020-21 में भी -7, लेकिन इस बार के आंकड़ों की जो प्रोजेक्शन है ये क्या है, एडवांस एस्टीमेट। गवर्नमेंट ने अनुमान लगाया है कि 11.8% की वृद्धि देखी जाएगी सकल मूल्य वर्धन में। सकल मूल्य वर्धन मतलब इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा। तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्शन गवर्नमेंट ने किया है कि 2021-22 में 11.8% का प्रोजेक्शन रखा है। और किस आधार पर रखा है, अब गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं उद्योगों को, उसके आधार पर सरकार ने अग्रिम अनुमान 11.8% का लगाया है। तो आपके एग्जाम के लिए आपको कौन से आंकड़े याद रखने हैं? सबसे पहले तो स्टूडेंट 2020-21 का आंकड़ा याद रखना, -7%, ठीक है। और इसमें सरकार ने जो अनुमान लगाया है, तो देखो सबसे ज्यादा अनुमान इसमें लगाया गया है खनन और उत्खनन का, कि ये तेजी से बढ़ेगा, 14.3% का अनुमान लगाया। पिछले साल के आंकड़ों की बात करें तो इसमें केवल ये सेक्टर बिजली, गैस, जल आपूर्ति, इसमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देखा गया इनका, अदरवाइज सब में नेगेटिव ग्रोथ रेट देखा गया था। ये वही है, इंग्लिश मीडियम में भी मैंने डाल दिया है स्टूडेंट्स। कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट ग्रुप्स टू मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो देखो फार्मास्यूटिकल्स है ना, जो दवा निर्माण कंपनियां हैं उनका है। और ऐसा होना भी था, क्योंकि लगातार 2 सालों से हम कोविड से जूझ रहे हैं, तो विभिन्न प्रकार की दवाइयां आ रही है, सैनिटाइजर का उपयोग किया जा रहा है, मास्क मंगाया जा रहा है, तो ये फार्मास्यूटिकल जो है वो उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री, 8 कोर क्षेत्र जो उद्योग के कहे जाते हैं, क्या क्या है स्टूडेंट? कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो इंडेक्स इनका बना है 8 कोर इंडस्ट्री का, इसमें एक पिकअप दिखाई दिया, इन सभी का ग्रोथ जो है वो बढ़ रहा है। अब ये सभी इस तरीके से ये जो आंकड़ा दिया गया है, इसमें ये कहा गया है कि सभी का ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ रहा है, एक्सेप्ट क्रूड ऑयल एंड फर्टिलाइजर। अब देखो फर्टिलाइजर का ग्रोथ रेट नहीं बढ़ रहा है, तो फिर से सब्सिडी का बोझ बढ़ने लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि फर्टिलाइजर पर जो सब्सिडी दी जाती है वो किसका सब्जेक्ट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, केंद्र सरकार देती है। तो अगर इसका ग्रोथ रेट अच्छे से नहीं हो पाएगा तो अगेन सब्सिडी का बोझ बढ़ता जाएगा, और सब्सिडी का बोझ अगर बढ़ता जाएगा तो अभी भारत पर WTO में एक कंप्लेन ऑलरेडी हमारे ऊपर एक कंप्लेन डाला जा चुका है कि हम कृषि क्षेत्र में काफी ज्यादा सब्सिडी देते हैं, लेकिन अगर क्रूड ऑयल एंड फर्टिलाइजर, खासकर फर्टिलाइजर का ग्रोथ रेट अच्छा नहीं होगा तो इसको भी सब्सिडाइज करने की जरूरत पड़ेगी। अब देखो आरबीआई का बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स, आरबीआई के द्वारा बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स बनाया जाता है, तो ये लगभग स्टेबल रहा है। सेकेंड क्वार्टर में, जो दूसरी तिमाही में आरबीआई का प्रोजेक्शन निकला था, दूसरी तिमाही में आरबीआई ने कहा था कि भाई उद्योगों की जो वृद्धि दर है वो काफी कम रही है, लेकिन इसके बाद जो फाइनल निकाला गया उसमें उद्योगों की वृद्धि दर को स्थिर बताया गया, स्टेबल बताया गया, और आगे प्रोजेक्शन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है कि वृद्धि दर और बढ़ेगी। उद्योग में एफडीआई,
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो देखो एफडीआई जो है अंतर प्रवाह 45.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और इसमें एक रिकॉर्ड बनाया गया है इंडिया में 2020-21 में 81.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इसको कहा जा रहा है कि ये हाईएस्ट रहा है, तो आपको ये याद रखना है 81.97 बिलियन यूएस डॉलर। ये 2020 से 21 का ये आंकड़ा है और ये कहा जा रहा है कि ये उच्चतम वार्षिक एफडीआई अंतर प्रवाह है, सबसे ज्यादा। तो ये आंकड़ा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया रजिस्टर्ड इट्स हाईएस्ट एवर एनुअल एफडीआई इनफ्लो ऑफ 81.97 बिलियन। ठीक है, तो इस आंकड़े को याद रखना है। साथ ही साथ एक और आंकड़ा आपको इसमें याद रखना है कि रिफ्लेक्टिंग अ ग्रोथ ऑफ 10%, ये जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया एफडीआई अंतर प्रवाह में, ये पिछले साल से 10% ज्यादा रहा है ना। मैं हिंदी मीडियम में भी इसको लगा देती हूँ। पिछले वर्ष की तुलना में 10% की वृद्धि को दिखाते हुए एफडीआई जो है वो रिकॉर्ड स्तर पर रहा। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का प्रदर्शन, तो देखो इसमें 2-3 आंकड़े मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगे। सबसे पहले 31 मार्च 2020 तक कुल मिलाकर 256 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो चालू थे। तो ये आंकड़ा आप याद रखिएगा। सीपीएसई कितने हैं? 256। ठीक है, और इनका कुल शुद्ध लाभ 93,295 करोड़ का रहा है। अच्छा, इसमें देखो गवर्नमेंट ने 2-3 चीजें बताई है, बहुत ही अच्छी चीजें बताई है। देयर आर 58 लिस्टेड सीपीएसई और हाँ, यहाँ पर देखो न्यू पीएससी पॉलिसी जो है, नई सार्वजनिक उद्यमों की जो पॉलिसी आई है उसमें क्लासिफिकेशन किया गया है सार्वजनिक उद्यमों का स्ट्रैटेजिक और नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में। इसमें कहा गया है कि जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर है, जिसको हम कहते हैं रणनीतिक क्षेत्र, है ना, स्ट्रैटेजिक मतलब रणनीतिक क्षेत्र, जो हमारे देश के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे देश के लिए काफी ज्यादा इसकी महत्व है। तो इनको स्ट्रैटेजिक क्षेत्र और नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में बांटा है गवर्नमेंट ने। और इसका जो क्लासिफिकेशन है ब्रॉडली 3 प्रकार का किया गया है। यहाँ पे ब्रॉडली जो है इसको 4 प्रकार में बांटा गया है। नेशनल सिक्योरिटी, जो भारत के सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण उद्योग है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसी अवसंरचना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा एवं एनर्जी एंड मिनरल, ठीक है, और फाइनेंशियल सर्विसेज, वित्तीय सुविधाएं। तो इन 4 आधार पर स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स को बांटा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिए। भारत ने रणनीतिक जो क्षेत्र है उनको 4 आधारों पर बांटा है। पहला नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर, दूसरा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना के आधार पर, तीसरा एनर्जी एंड मिनरल और चौथा वित्तीय सेवाएं। ठीक है, तो इसको मैं यहां भी दे देती हूं। 4 व्यापक बास्केट के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा, महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना, ऊर्जा और खनिज और वित्तीय सेवाएं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इन चारों को एक कहा गया है कि भाई ये हमारे पास क्या है, व्यापक बास्केट है, जिसके तहत जो भी उद्योग आ जाते हैं उनको पूरी तरीके से उनका विनिवेश सरकार नहीं करेगी, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की बात की जाएगी। लेकिन इसके अलावा जो गैर रणनीतिक सीपीएससी है, जिनका जो हमारे लिए नॉन स्ट्रैटेजिक भूमिका निभाते हैं, उनका निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, इसको क्लियरली समझ लीजिएगा। गैर रणनीतिक इकाइयों का निजीकरण किया जाएगा, अन्यथा बंद कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने पहले ही कहा था कि अगर हम चला नहीं पा रहे हैं तो उसको प्राइवेटाइज कर देना ही सही है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखो जो स्ट्रैटेजिक क्षेत्र है उसका नाम भी दिया गया है अंतरिक्ष और रक्षा, परिवहन और दूरसंचार, विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला, अन्य खनिज, बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं। अब देखो एमएसएमई की परिभाषा स्टूडेंट गवर्नमेंट ने जो साइट पर डाला था, अभी इसको दोबारा से आर्थिक सर्वेक्षण में पब्लिश किया गया है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पुरानी परिभाषा थी और जो नई परिभाषा है उसको ध्यान रखिएगा। सूक्ष्म में जो पुरानी परिभाषा थी उसको याद करने की जरूरत नहीं है, नए वाले को याद करने की जरूरत है। विनिर्माण क्षेत्र में, है ना, संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश
1 करोड़ से अधिक नहीं और कारोबार 5 करोड़ से अधिक नहीं। लघु है तो उसमें निवेश 10 करोड़ से अधिक नहीं और कारोबार 50 करोड़ से अधिक नहीं। इसका मतलब यहाँ पर आपको 1 करोड़ इसके लिए निवेश के लिए 1 करोड़ से अधिक नहीं, लेस देन 1 करोड़, और टर्नओवर मतलब इनका जो व्यापार है टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। लघु के लिए निवेश 10 करोड़ से अधिक नहीं और टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक नहीं। और तीसरा जो मध्यम है, मध्यम के लिए निवेश जो है स्टूडेंट 50 करोड़ से अधिक नहीं और टर्नओवर 250 करोड़ से अधिक नहीं। तो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल साइट पर ये आंकड़े दिए गए थे उसमें थोड़ी सी त्रुटि थी, उस त्रुटि को ठीक करते हुए यहाँ पर आपको आर्थिक सर्वेक्षण में ये आंकड़ा दिया जा रहा है। तो ये आंकड़ा बहुत ही सही है और इस आंकड़े पर आप रिलाई कर सकते हो। बिल्कुल वही आंकड़ा है जो आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत दिया गया था, जबकि गवर्नमेंट का जो एमएसएमई का साइट था उसमें इस आंकड़े को खासकर मध्यम वाला आंकड़ा जो है वो ठीक से अपडेट नहीं था। तो इस आंकड़े को आप याद कर लो, ठीक है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। तो माइक्रो का मैंने बता दिया 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़, स्मॉल का इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ एंड टर्नओवर 50 करोड़, मीडियम का इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके बाद एक चीज और इसमें आई है जो मैं आपको बताऊं, चैंपियन पोर्टल का नाम इसमें दिया गया है। चैंपियन पोर्टल इसका ये वेबसाइट है, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसको लाया गया है किसके लिए, जो छोटे छोटे यूनिट्स होंगे उनको हेल्प कर करके बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। और इसमें की फीचर्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होंगी स्टूडेंट, इसमें रेगुलर अपडेट दिया जाएगा चैंपियन पोर्टल पर, किसके बारे में, एमएसएमई के बारे में, ठीक है। तो चैंपियन पोर्टल नया पोर्टल लाया गया है जिसमें आपको एमएसएमई के बारे में नए अपडेट्स दिए जाएंगे और कोई भी आपका अगर ग्रीवांस है, कोई भी अगर आपकी शिकायत है तो वो बहुत ही उसका तीव्र गति से निपटारा किया जाएगा, इन अ फास्ट ट्रैक मैनर। तीव्र गति से आपके विवाद का निपटारा करने के लिए इस पोर्टल पर जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं, जितने भी प्राइवेट और रीजनल रूरल बैंक हैं, जितने भी स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, उन सभी को इस पोर्टल पे रखा गया है। एंड इसमें 3 पोर्टल को इंटीग्रेट किया गया है, एमएसएमई समाधान पोर्टल, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल और सीपी ग्राम पोर्टल, ठीक है। इन 3 पोर्टल को मिलाकर करके चैंपियन पोर्टल बनाया गया है। तो स्टूडेंट ये उद्योग के बारे में जितना मैंने दिया है इतना काफी है, ये सभी जो और तो आप पढ़ोगे ही लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद मैं कोशिश करूंगी इन सभी पर थोड़ा सा आप लोगों का एमसीक्यूज भी लेकर के आऊं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। एंड स्टूडेंट आप लोगों में से जिन्होंने